वेलकम बैक। हमास और इसराइल में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा तय पा गया है। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल थानी ने ऐलान किया, गजा में जंग बंदी का अमल 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे, जबकि इसराइली फ़ौज गजा के शहरी इलाकों और रफ़ह बॉर्डर से पीछे हटेगी। इसराइली फ़ौज गजा के शहरी इलाकों और रफ़ा बॉर्डर से पीछे हटेगी। दूसरा मरहला जंग बंदी के 16 रोज़ बाद शुरू होगा। मज़ीद कैदियों की रिहाई के लिए इक़दाम होंगे। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ के मामलात तय किए जाएंगे। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल थानी ने तस्दीक की कि इसराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी मुआहिदे का आगाज़ इत्तवार 19 जनवरी से होगा। उन्होंने कहा कि जंग बंदी मुआहिदा करवाने के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशें कामयाब हो गई हैं। 6 हफ्तों की जंग बंदी पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। पहले मरहले के दौरान इसराइली फ़ौज गजा की सरहद के अंदर 700 मीटर तक खुद को महदूद कर लेगी। इस दौरान इसराइल तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। इस मरहले में 33 इसराइली मग़वियों को भी रिहा किया जाएगा। इसराइल मिस्र के साथ रफ़ा क्रॉसिंग खोल देगा और फौज सरहद पर फिलाडेल्फिया राहदारी से पीछे हट जाएगी। दूसरे मरहले में इसराइली फोर्स के कैदी हमास रिहा करेगी और गजा के अवामी मकामात से इसराइली फौज का इनखला होगा। तीसरे मरहले में इसराइली फोर्सेज का गजा से मुकम्मल इनखला और गजा की तामीर नौ पर काम किया जाएगा। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआहिदा इसराइली यरगमालियों की रिहाई का बायस बनेगा। ये मुआहिदा गजा के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे का भी बायस बनेगा। दूसरी जानिब हमास रहनुमा सामे अबू ज़हरी ने जंगबंदी मुआहिदे को अहम कामयाबी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ये इस बात का इजहार भी है कि इसराइली फौज अपने किसी हदफ को हासिल नहीं कर सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली काबीना अब मुआहिदे की मंजूरी आज देगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा जंगबंदी मुआहिदे को अमरीका की बेहतरीन सफारतकारी का नतीजा करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये मुआहिदा हमारी तारीखी फतह के नतीजे में हुआ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा ने तशद्दुद के दौर के खात्मे की उम्मीद जाहिर की है। जंगबंदी मुआहिदे के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका की कोशिशें कामयाब हो गईं। अमरीकी सदर ने गजा जंगबंदी मुआहिदे को बेहतरीन सफारतकारी का नतीजा करार दे दिया। जो बाइडन ने कहा कि लिबनान में जंगबंदी और ईरान के कमजोर होने के बाद हमास पर शदीद दबाव था। जंगबंदी मुआहिदे से खत्ते में अमन कायम होगा। बदली हुई इलाकाई सूरत हाल के बायस हमास को जंगबंदी मुआहिदे पर मजबूर किया। मई में पेश किए गए जंगबंदी मुआहिदे को दुरुस्त समत में आगे बढ़ाया। जंगबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुआहिदे में मुकम्मल जंगबंदी और इसराइली फौज की वापसी शामिल है। पहले मरहले में फलस्तीनी अपने घरों को वापस जा सकते हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा मुआहिदा हमारी तारीखी फतह के नतीजे में हुआ। गजा में यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहिदा किया। मुआहिदे को वुसअत देना चाहते हैं। इससे खत्ते में अमन कायम होगा। जंगबंदी ना हुई तो हमास को नताइज भुगतना होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि जंगबंदी से तशद्दुद के दौर का खात्मा होगा। मुआहिदा अहमियत का हामिल और उसके देर पा नताइज होंगे। कई माह से जारी बातचीत के बाद जंगबंदी मुआहिदे में पेशरफ्त हुई। जो बाइडन इंतजामिया और जैक सुलिवान की कोशिशों से मुआहिदा तय पाया। पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि उम्मीद है मुआहिदा मुस्तकबिल में जंग बंदी का बाइस भी बनेगा। इसराइली अफवाज की अंधाधुंध ताकत के इस्तेमाल से लातादाद जानों और इमलाक का नुकसान हुआ। इसराइली अफवाज की ताकत के इस्तेमाल से लाखों बेगुनाह फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। इसराइल के तौसीब पसंदाना अज़ान ने पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर दिया। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना, जामे और पायदार हल के लिए अपनी हिमायत का अयादा करता है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में पीटीआई की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश किए जाने का इम्कान है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। यासिर, बताइएगा कितने बजे ये बैठक बैठेगी? देखिए, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का आज तीसरा दौर जो है वो पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में होगा और इस हवाले से तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कवी इम्कान है कि जो तहरीरी तौर पर मुतालबात हैं वो आज पेश किए जाएंगे हुकूमत के सामने। और इससे कबल जो है वो 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन दोनों मुलाकातों में ये कहा गया था कि बानी पीटीआई से
मुलाकात करवाई जाए। अब मुलाकात हो चुकी है और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जब कौमी असम्बली का इजलास था तो उस इजलास के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा ने इस बात को वाज़े किया है कि आज तहरीरी तौर पर मुतालबात जो है वो हुकूमत के सामने पेश किए जाएंगे। दूसरी जानिब जो हुकूमती जो तर्जुमान हैं कमेटी के मुज़ाकराती कमेटी के इरफान सदीकी, उनकी जानिब से भी बरमला इस बात का इजहार कर दिया गया है कि अगर मुतालबात आज तहरीरी तौर पर पेश किए जाते हैं तो तमाम जो दीगर सियासी जमातें हैं, जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, उनके साथ मिलकर उसके ऊपर मशावरत की जाएगी। मशावरत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो मुतालबात के हवाले से हुकूमत आगाह है कि एक तो जो अब तक के जो गिरफ्तार कैदी हैं, सियासी कैदी हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया है और दूसरा साने 9 मई और 26 नवंबर को होने वाले वाक़यात के ऊपर जो जुडिशल कमीशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है। तो आज तहरीरी तौर पर मुतालबात जो हैं वो पेश किए जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और 11:30 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आज तीसरा दौर जो है वो होगा और इस तीसरे दौर में तहरीरी तौर पर मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश करेगी। बताया गया है ज़राए की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक जो है वो अपने दो मुतालबात जो है उनको सामने रखेगी। एक तो जो अब तक गिरफ्तार किए जाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी कारकुनान हैं उनकी रिहाई का मुतालबा किया जाएगा और दूसरा जुडिशल कमीशन का मुतालबा है। दोनों मुतालबात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जानिब से पहले ये कहा गया था कि हुकूमत अपनी भी डिमांड जो है वो सामने रखेगी, लेकिन अब हुकूमत ने फैसला किया है कि वो अपने किसी किस्म की कोई भी डिमांड जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने नहीं रखेगी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम तर मुतालबात होंगे उनको एक दफ़ा से देखा जाएगा और उसके बाद हुकूमत फिर अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं जिनमें से तमाम इत्तेहादी जमातों में से एक मेंबर जो है उसको हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में शामिल भी किया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात जो हैं वो अपने इत्तेहादियों के साथ डिस्कस किए जाएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ डिस्कस किए जाएंगे और सबको इत्मीनान में लेके उसके ऊपर फैसला जो भी करना होगा वो फिर हुकूमत करके तो उससे आगाह करेगी। जो राणा सनाउल्लाह है वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं, उनकी जानिब से भी ये बात सामने आ चुकी है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं, भारी भरकम मुतालबात हैं, उनको देखना पड़ेगा, उनको कानूनी तौर पर डिस्कस करना पड़ेगा और लीगली तौर पर उनको देखने के बाद 11:30 बजे आज ये तीसरा दौर होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया यासिर आपका। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जुडिशल कमीशन के क़याम पर हामी ना भरी तो तीसरी मुज़ाकराती नशिस्त आखिरी नशिस्त हो सकती है। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा कि यह भी हो सकता है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी नशिस्त के बाद भी ऐलान कर दे तो भी तहरीक इंसाफ को कबूल होगा। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नून लीग में तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। मैं नहीं समझता कि PTI को जुडिशल कमीशन से कुछ हासिल होगा। जमहूरियत को आगे लेकर जाने के लिए बानी का साथ दूंगा। हम अपने मुतालबात कल रिटन फॉर्म में इनको दे देंगे। तीसरी नशिस्त में हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया है, कन्वे किया है कि आप तैयारी करके आए, वी नीड टू डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द जुडिशल कमीशन। अगर वो नहीं आप करते तो और उस पे कोई हामी नहीं भरते, या कल एक और मैं आपको बता देता हूँ, कल इस मीटिंग में तीसरी नशिस्त में अगर आप डिस्कस कर लेते हैं और फिर उस नशिस्त में आप नहीं भी अनाउंस करते, उस नशिस्त के बाद आप जाके अनाउंस करते हैं, वो भी कबूल है। वो जेल से जब बाहर आएंगे आप ऑफिशियली उनका साथ देना चाहेंगे सियासी तौर पे? Yes, if he is speaking the right things and I hope he will speak the right things कि पाकिस्तान को जमहूरियत में आगे लेके जाने के लिए। मैं तो कहता हूँ जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में साइन हुआ था वो PMLN और PPP तो उससे पीछे हट गए। PTI should in fact initiate कि जी हम उस पर साइन करने के लिए तैयार हैं और उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त 1 माह के लिए मंजूर की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी 3 हफ्तों तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ीशान काका खैल। ज़ीशान बताएगा हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है, समात का क्या अहवाल रहा?
جی بالکل، بشرا بی بی نے حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی تھی اور آج اس درخواست پر سماعت ہوئے. سماعت پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد نے کی. عدالت نے جو ہے درخواست منظور کر لی اور 1 مہینے تک جو ہے بشرا بی بی کو حفاظتی ضمانت دے دی. عدالت نے حکم دیا کہ بشرا بی بی متعلقہ عدالتوں میں پیش ہو جائے اور وہاں پر جو ہے اپنی ضمانت لے لے. عدالت نے یہ بھی حکم جاری کیا کہ بشرا بی بی کو کسی بھی درج مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے بھی حفاظتی ضمانت کی درخواست دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے حاضری سے استثناء کی درخواست بھی دائر کی تھی اور آج اسی درخواست پر بھی سماعت چیف جسٹس اور جسٹس وقار احمد نے کی. عدالت نے جو ہے وزیر اعلیٰ گنڈاپور کی بھی درخواست منظور کر لی اور 3 ہفتوں تک انہیں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی. عدالت نے بشرا بی بی کی بھی استثناء کی درخواست منظور کر لی اور وزیر اعلیٰ کی بھی، کیونکہ وکیل درخواست گزار نے یہ استفسار کیا کہ بشرا بی بی توشہ خانہ 2 کیس میں جو ہے آج اس کی سماعت ہے اور وہ وہاں پر پیش ہو رہی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مذاکراتی کمیٹی کے ممبر ہے اور وہ وہاں پر جو ہے مصروف ہے، اس لیے وہ پیش نہیں ہو سکتے. عدالت نے ان کی عذر جو ہے وہ قبول کر لی اور دونوں کو جو ہے حفاظتی ضمانت دے دی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذیشان. سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلنس کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل جاری ہیں. کہا ملٹری ٹرائل میں پورا پروسیجر فالو کیا جاتا ہے. حسیب ملک اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسیب، پچھلے کچھ دنوں سے خواجہ حارث ہی دلائل دے رہے ہیں، بتائیے گا آج یہ دلائل کہاں تک پہنچے؟ دیکھیں، تقریباً مسلسل یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت ہو رہی ہے تقریباً 2 ہفتے سے، اور خواجہ حارث جو کہ وزارت دفاع کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے ہی دلائل کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی ان کی جانب سے دلائل کا آغاز کیا گیا تو بیسیکلی ان کی جانب سے سیکشن 21D1 کے حوالے سے بتایا گیا کہ اگر یہ درست قرار پاتے ہیں تو ٹرائل کے فیصلے کے خلاف، جو ٹرائل کے خلاف جو اپیلیں آئی ہوئی ہیں وہ ناقابل سماعت ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ ملٹری ٹرائل کے اندر تمام تر جو پروسیجر ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، جس کے اوپر جسٹس حسن اظہر رضوی جو ہیں، جو کہ آئینی بینچ کا حصہ ہیں، ان کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ عدالت کی جانب سے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو ریکارڈ تھا، جو فیصلے تھے، اس کا ریکارڈ کے حوالے سے عدالت نے طلب کیا تھا کہ ریکارڈ پیش کیا جائے، جو کہ پیش نہیں کیا گیا اور حکومتی وکیل کی جانب سے انکار میں جواب دیا گیا جو کہ مناسب نہیں تھا. عدالت جو ہے وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ٹرائل کے اندر شواہد پر کن بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ سزائیں دی گئی ہیں، جس کے اوپر خواجہ حارث کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کے اوپر جو ہے اس کی بنیاد، ٹرائل کے اوپر جو ہے ٹرائل کی جو بیسک ہیں ان کے اوپر جو ہے نظر ثانی نہیں کر سکتی، انہیں نہیں دیکھ سکتی، جس کے اوپر عدالت کی طرف سے یہ ریمارکس دیے گئے تھے کہ فیئر ٹرائل کے حوالے سے عدالت دیکھنا چاہتی تھی اور عدالت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ جو حقائق ہیں، جو پروسیجر اختیار کیا گیا ہے وہ کس طرح سے اختیار کیا گیا ہے، جس کے اوپر خواجہ حارث کی جانب سے عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ عدالت میں جو ہے ایک کیس جو ہے وہ دکھا دیا جائے گا دیکھنے کی حد تک. اس کے اوپر جو ہے اس وقت بھی خواجہ حارث کی جانب سے جو دلائل کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور آج بھی ممکنہ طور پہ نظر یہی آ رہا ہے کہ خواجہ حارث کی جانب سے دلائل مکمل نہیں کیے جا سکیں گے، کیونکہ گزشتہ 2 روز قبل بھی عدالت کی طرف سے یہ ریمارکس دیے گئے تھے کہ خواجہ صاحب آپ اپنے دلائل مکمل کریں، لیکن ابھی تک جو ہے ان کے دلائل جاری ہیں. بہت شکریہ آپ کا حسیب ملک. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت چھوٹے اور درمیانے درجے SMEs کے کاروبار کے امور پر جائزہ اجلاس. شہباز شریف نے چھوٹے پیمانے کے کاروبار کے لیے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت قرض کی رقم کو 5 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم نے ملک بھر میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو سہولیات کی فراہمی کے لیے سروے مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ چھوٹے پیمانے کے کاروبار میں خواتین کے لیے خصوصی پیکج تشکیل دے کر جلد پیش کیا جائے. کرم میں آج بھی بنکرز مسمار کیے جائیں گے. سرکاری ذرائع کے مطابق آج مجموعی طور پر 10 بنکرز مسمار کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. عامر جمیل پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر، بتائے گا کتنے دن سے یہ سلسلہ جاری ہے، کتنے بنکرز ابھی تک تباہ ہو چکے ہیں اور آج کتنے کیے جائیں گے؟
जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता हफ्ते से बंकर्स की मसमारी का सिलसिला जो है वो जारी है और एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ इमदादी सामान जो है वो ज़ेरा कुरम के ऐसे मकामात जहाँ पर के सामान नहीं पहुँच रहा और लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो वहाँ पर हुकूमत की जानिब से इमदादी सामान पहुँचाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अमन की मुस्तकिल बहाली के लिए बंकर्स और असला जमा करने का काम भी शुरू हो चुका है। इब्तदाई मरहले में बंकर जो हैं वो तबाह किए जा रहे हैं। इससे पहले 2 बंकर्स और गुज़िश्ता रोज़ जो हैं वो 4 बंकर्स तबाह किए गए हैं। मजमूई तौर पर कुल 6 बंकर जो हैं वो अब तक तबाह किए जा चुके हैं, यानी कि 3 बंकर्स एक फरीक के इलाके से और जबकि 3 बंकर जो हैं वो दूसरे फरीक के इलाके से तबाह कर दिए गए हैं। आज भी इस हवाले से ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और ज़राई बता रहे हैं कि आज का जो टारगेट है वो 10 बंकर्स को तबाह करने का है। आज के दिन के हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। पुलिस, FC एहलकार समेत जो ज़िली इंतज़ामिया की टीमें बनाई गई हैं उनमें भी अफराद जो है वो मौजूद होंगे, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर ख़ुद इस ऑपरेशन की निगरानी करेंगे। दूसरी जानिब अगर हम इमदादी काफ़िले की बात करें तो इमदादी काफ़िला आज रवाना नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, तो इस वजह से इमदादी काफ़िला रवाना नहीं किया जाएगा। टल कैंट में इमदादी काफ़िले के जो ट्रक हैं वो अभी भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब आज के टारगेट में जैसे मैंने बताया 10 बंकर्स हैं वो आज तबाह किए जाने की तवक्को की जा रही है। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी वहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है। बंकर्स को बारूदी मवाद के ज़रिए तबाह किया जाएगा और न सिर्फ ज़मीनी बल्कि फ़िज़ाई तौर पर भी इसकी निगरानी जारी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमें सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस से गलती हो गई, जो केस यहाँ मुकर्रर हो गया। मौजूदा केस में हाई कोर्ट का फैसला बेंच के रुकन जस्टिस अकील अब्बासी का है। हसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीम। देखिए, ये 26वीं आईनी तरमीम के तहत बेंचेस की दायरा इख्तियार से मुताल्लिक केस था, जिसके ऊपर 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, जो कि बेंच टूट गया है। और टूटने की जो बेसिक वजह बनी है वो जस्टिस अकील अब्बासी, क्योंकि मौजूदा जो केस है उसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस अकील अब्बासी ने इसमें फैसला दे रखा था, जिसके बायस ये बेंच टूटा है। और अदालत ने केस की समाअत मंडे तक मुलतवी की है और अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि जो इब्तिदाई बेंच है वही इसके ऊपर समाअत करेगा। और बेसिकली ये आर्टिकल 191 के तहत बेंचेस का इख्तियार समाअत वापस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, ये बेसिक पॉइंट था। और अदालत ने सोमवार तक समाअत को मुलतवी किया है और अदालत ने अटॉर्नी जनरल और फरीकैन से मुआवनत दरकार है और उनसे जो है मुआवनत तलब कर ली है और समाअत को पीर तक मुलतवी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसीब। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर महंगा, नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर इजाफा, नई कीमत 260 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हो गई है। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का नया बम गिरा दिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे लाहौर से जाहिद आबिद। जी जाहिद। जी बिल्कुल, हुकूमत के तयशुदा फार्मूले के मुताबिक आज फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल कर दिया गया है, जिस पर रात 12 बजे से अमल दरामद शुरू हो चुका है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 47 पैसे इजाफा हुआ है, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हो गया है। इस वक्त सारफ हमारे साथ मौजूद है, ज़रा इनसे बात करेंगे। इन्होंने बढ़ाना हो 3 रुपये 5 रुपये 10 रुपये बफ कर लेते हैं, ठीक है, और कम करना हो तो वो पैसों में कम करते हैं, 50 पैसे 1 रुपया, और लिहाजा महंगाई की शरह में नहायत इजाफा होता जा रहा है। और अवाम को हुकूमत को चाहिए कि अवाम की तरफ भी गौर करे। जी बिल्कुल, अवाम का यही एक मुतालबा है कि महंगाई को किसी न किसी हद तक कम किया जाए और इसमें ख़ास तौर पर 2-3 अहम जो चीज़ें हैं, उसमें पेट्रोल जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है लोगों पर, इसलिए लोगों की यही तवक्को थी कि इसमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन इसके बरक्स इस मरतबा फैसला किया गया है। जी।